रोज़ी बिस्तर पर पड़ी बेचैनी से करवटें बदल रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जॉकी ने उससे कहा था कि मधुशाला बार पर मिलेगा, लेकिन उसने वहाँ पर उसका 1.5 घंटा इंतज़ार किया। जॉकी ना तो खुद वहाँ पहुँचा और ना ही उसने फ़ोन किया। अंत में थक हार कर निराश और चिंतित रोज़ी 10:30 बजे अपने फ्लैट पर लौट आई थी। जॉकी कहाँ था? तब से वो इसी उधेड़-बुन में फंसी हुई थी। उसने लाइट ऑन की, तकिए के नीचे रखी अपनी रिस्ट वॉच निकाल कर उस पर निगाह डाली। 12:50 हुए थे। उसने सोचा नींद की गोली ले लेना बेहतर होगा। जॉकी से संबंध जुड़ने के बाद से हालांकि उसने धंधा बंद कर दिया था, लेकिन अगले दिन उसने एक फ़ोटोग्राफ़र के लिए कुछ न्यूड पोज देने थे और रात भर न सो पाने का नतीजा होगा सुबह उसकी शक्ल पर 12 बज रहे होंगे और फोटोग्राफ़र उसे वापस भेजकर किसी दूसरी मॉडल को पकड़ लेगा। वो बिस्तर से उतरी, स्लीपर पहनकर बाथरूम की ओर बढ़ी। वो ऊंचे कद और छरहरे जिस्म की निहायत खूबसूरत लड़की थी। उसका सुडौल वक्ष, नितंबों के पुष्ट उभार और सुडौल टांगों में ऐसा मादक आकर्षण था कि देखने वाले हाय हाय कर उठते थे। बाथरूम की ओर बढ़ती रोज़ी अचानक ठिठक गई। उसने सोचा नींद की गोली खाने के बाद निश्चित रूप से गहरी नींद आनी थी। उस हालत में अगर टेलीफोन की घंटी बजी तो वो बेखबर पड़ी सोती रहेगी, जबकि जॉकी को उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी और वो उसे फ़ोन कर सकता था। रोज़ी फैसला कर चुकी थी, वो जॉकी की हर तरह से मदद करेगी। तभी सहसा टेलीफोन की घंटी बजने लगी। लपक कर उसने रिसीवर उठाया। हेलो, कौन? जॉकी? हाँ। लाइन पर फंसा सा धीमा स्वर उभरा। कहाँ से बोल रहे हो? जवाब में खामोशी छा गई। अच्छा, क्या तुम बता नहीं सकते? नहीं। मुझसे मिलना चाहते हो? हाँ। अच्छा, मेरे फ्लैट पर आ जाओ। नहीं। क्या तुम खुलकर बात नहीं कर सकते? नहीं। तुम्हारे पास कोई और है? अच्छा, डोंट वरी डार्लिंग, मैं पूछती हूँ, इसी तरह से तुम जवाब देते रहना। मुझसे मिलना चाहते हो? हाँ। अभी? हाँ। मेरे फ्लैट पर नहीं आ सकते? नहीं। मैं तुम्हारे पास आऊँ? हाँ। तुम्हारे फ्लैट पर? हाँ। लेकिन वहाँ तो रचना भी होगी? नहीं। वो चली गई क्या? तुम अपने फ्लैट में ही हो? हाँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। फ़ोन करके टैक्सी बुलाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में पहुँच जाऊँगी। ओके, ठीक है। रोज़ी ने संबंध विच्छेद किया और टैक्सी स्टैंड का नंबर डायल करने लगी। दूर एक पेट्रोल पंप के पब्लिक कॉल बूथ में मेहताब आलम ने भी तभी रिसीवर यथास्थान रखा था। अपना रुमाल, जिसे आवाज़ बदलने के लिए बातचीत के दौरान उसने माउथ पीस पर रखा था, जेब में ठूसते हुए बाहर निकाला। वो मन ही मन हंस रहा था, ये सोचकर कि मोहब्बत में गिरफ्तार औरतें किस कदर बेवकूफ़ होती हैं। वो अपनी काली एम्बेसडर में सवार हुआ और तेज़ी से पंकज हाउस की ओर रवाना हो गया। वो रोज़ी से पहले वहाँ पहुँचना चाहता था। रोज़ी द्वारा दिए गए रचना वर्मा के जिक्र ने उसे तनिक चकरा दिया था, क्योंकि उसकी जानकारी के मुताबिक रचना ने अभी तक चंडीगढ़ में ही होना था। फिर भी वो अपेक्षाकृत निश्चित था, रोज़ी वहाँ आधा घंटे से पहले नहीं पहुँच सकती थी और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में तो वो पहुँच ही जाएगा। सुधीर और गजानन पांडे हक्के बक्के से खड़े खाली बिस्तर को घूरते रहे। फिर सुधीर कमरे में दाखिल हुआ। बाथरूम और में झाँक कर उसने देखा, दोनों जगह खाली थी। वहाँ ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे पता चले कि कथित दिनेश ठाकुर वहाँ ठहरा हुआ था। सुधीर ने बाहर खड़े मनमोहन बजाज को अंदर बुलाया। क्या सचमुच दिनेश ठाकुर इसी कमरे में था? कम से कम होटल के रजिस्टर से तो यही साबित होता है, और कीबोर्ड पर उसकी चाबी का मौजूद न होना इस बात का सबूत है कि वो होटल से बाहर नहीं गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जॉकी अचानक डर कर चुपचाप यहाँ से भाग गया हो, सुधीर ने सोचा। या शायद वो रोज़ी नाम की उस लड़की से मिलने चला गया हो जिसे वो अपने साथ चीन ले जाना चाहता था। लेकिन सुधीर को अपनी इन दोनों ही बातों में कोई दम नज़र नहीं आया। कमरे में चारों ओर घूमती सुधीर की निगाहें दाईं और बने एक दरवाजे पर स्थिर हो गई। ये दरवाज़ा कहाँ खुलता है? बगल वाले कमरे में सर, मनमोहन बोला। ये कम्युनिकेटिंग डोर है। होटल के हर किस्म के कस्टमर आते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो महज दिखाने के लिए अलग अलग कमरे बुक कराते हैं। उन्हीं लोगों की सुविधा के लिए हमारे यहाँ हर फ्लोर पर इस किस्म के 4-4 कमरे हैं। बगल वाले का नंबर कितना है? 225। और वो आपके रिकॉर्ड के मुताबिक खाली है? यस सर। सुधीर बीच वाले उस दरवाजे के पास पहुंचा। डोर नॉब पर हाथ रखकर उसने धीरे धीरे घुमाते हुए दूसरी ओर दबाव डाला। दरवाज़ा खुलता चला गया।
बगल वाले कमरे में अंधेरा था, लेकिन इस कमरे के नाइट बल्ब का धीमा प्रकाश दूसरी ओर भी सीमित रूप से फैल रहा था। कौन है? दूसरे कमरे में फंसे स्वर में कोई चिल्लाया। सुधीर ने एक आदमी को पलंग से कूदकर फर्श पर खड़े होता हुए देखा। चीखना मत, वरना हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाओगे। गजानन पांडे अपने सर्विस रिवॉल्वर निकालकर सतर्कतापूर्वक दूसरे कमरे में पहुंचा। सुधीर भी आगे बढ़ा और लाइट स्विच ऑन कर दिया। रोशनी में नाइट सूट पहने जो आदमी उसे खड़ा दिखाई दिया, वो कद, बुत और रंग में उसी के जैसा था। उसके चेहरे में भी काफ़ी हद तक समानता थी। साफ जाहिर था वो आदमी जैनेंद्र कुमार कश्यप उर्फ जॉकी उर्फ दिनेश ठाकुर ही था। उसका चेहरा कागज़ की भांति सफ़ेद पड़ा हुआ था और वो खड़ा थर थर काँप रहा था, जिसकी वजह सर्दी से ज़्यादा डर था। सुधीर का संकेत पाकर गजानन पांडे ने अपना आइडेंटिटी कार्ड उसे दिखाया। जॉकी ने कार्ड देखा और उसके चेहरे पर ऐसे भाव उत्पन्न हुए मानो उसके दिमाग पर लदा कोई भारी बोझ उतर गया हो। आप लोगों ने बड़ी फुर्ती दिखाई, लेकिन मैं समझता हूँ मेरा यही अंजाम होना बेहतर है, वो बड़बड़ाया। तुम्हारा समझना बिल्कुल ठीक है, फ़ौरन कपड़े पहन लो। उसकी जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो अचानक मुझ पर टूट पड़ा और मुझे मार डालना चाहता था, इसलिए मुझे अपने बचाव में गोली चलानी पड़ी। ये सब बातें बाद में होंगी, पहले कपड़े बदल लो, सुधीर ने कहा। जॉकी बगैर कोई प्रतिवाद किए कपड़े बदलने लगा। इस बीच सुधीर ने दबे स्वर में गजानन पांडे को कुछ हिदायतें दे दी। सुधीर वापस बगल वाले कमरे में मनमोहन बजाज के पास पहुंचा। करीब 1 घंटा पहले इसी होटल में मिस्टर जॉन सैमुअल नाम का एक अधेड़ आदमी भी आकर ठहरा था। उसका रूम नंबर पता करके हमें वहाँ पहुँचा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। बस फिर हम तुम्हें और कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। मेहरबानी की क्या बात है, गजानन की दोस्ती की खातिर ये सब करना मेरा फ़र्ज़ है। तुम यहीं ठहरो, मैं 5 मिनट में आया। और ये कहकर वो बाहर निकल गया। मनमोहन 5 मिनट से भी पहले ही वापस लौट आया। मिस्टर सैमुअल स्वीट नंबर 378 में है, 3rd फ्लोर पर। आओ, उसने कहा। सुधीर ने जॉकी को साथ लिया और गजानन पांडे को वहीं छोड़कर मनमोहन के साथ कमरे से बाहर निकल गया। मेहताब आलम ने अपनी कार पंकज हाउस से कोई 1.5 फलांग दूर ही छोड़ दी। जेबों में हाथ घुसेड़े बरसाती का कॉलर ऊपर उठाए और हैटनुमा रेइंग कैप को माथे पर ज़रूरत से ज़्यादा झुकाए वो सुनसान सड़क पर तेज़ी से चल रहा था। वो पूर्णतया निश्चिंत था कि जो कुछ वो करने जा रहा था उसमें उसकी सफलता पक्की थी। वो पंकज हाउस में दाखिल हुआ। पूरी इमारत में सन्नाटा था। भयानक सर्दी की वजह से वहाँ रहने वाले बिस्तर में पड़े गहरी नींद का मजा ले रहे थे। लिफ्ट के बजाय उसने एहतियातन सीढ़ियों द्वारा ऊपर जाना मुनासिब समझा। वहाँ वो 5वें खंड पर पहुँचा। उसके पास मौजूद चाबियों के गुच्छों में जॉकी के फ्लैट की चाबी थी। उसी की मदद से वो फ्लैट में पहले दाखिल हुआ। वो फ्लैट के सामने पहुंचा। चाबी दरवाजे के की होल में फंसाई, फिर डोर नॉब घुमाकर दरवाजे पर अंदर की ओर दबाव डाला, लेकिन दरवाजे को खुलता ना पाकर उसका माथा ठनका। इसका मतलब दरवाज़ा भीतर से भी लॉक्ड था, लेकिन मेहताब आलम को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। उसके पास भीतरी लॉक की खास किस्म की ऐसी डुप्लीकेट चाबी थी जिससे वो बाहर से भी खोला जा सकता था। वो सोच रहा था कि भीतर कौन हो सकता है। रचना वर्मा? जॉकी की जवान और खूबसूरत रखैल अंदर अकेली मिलेगी? मेहताब आलम की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसके होठों पर कुटिलतापूर्ण मुस्कुराहट तैर गई। रचना को ठिकाने लगाने का निश्चय तो वो तभी कर चुका था जब रोज़ी द्वारा फ़ोन पर उसके यहाँ होने के बारे में बताया गया था, क्योंकि जॉकी के अचानक गायब हो जाने की वजह से वो पुलिस को इस बारे में सूचित कर सकती थी। मेहताब आलम ने सोचा, रचना की हत्या करने से पहले क्या उसका एक बार उपभोग किया जा सकता है? अपने इसी विचार से वो रोमांचित सा महसूस कर रहा था। एक तीर से 2 शिकार। उसने खास किस्म की डुप्लीकेट चाबी से भीतरी लॉक खोला, दरवाज़ा खोलकर भीतर दाखिल हुआ और दरवाज़ा धीरे से पुनः बंद कर दिया। रोज़ी के यहाँ पहुँचने में मुश्किल से 15 मिनट बचे थे, इसलिए फटाफट काम निपटाना ज़रूरी था। मेहताब आलम ने आहट लेने की कोशिश की। अंधकारपूर्ण फ्लैट में खामोशी छाई हुई थी। उसने चाबियों का गुच्छा रेनकोट की जेब में डाला और एक छोटी सी टॉर्च निकाल ली। टॉर्च की रोशनी में देखा कि ड्राइंग रूम में सब कुछ पहले जैसा था। कहीं कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही थी। टॉर्च बुझाकर वो अंधेरे में दबे पांव बेडरूम की ओर बढ़ा। बेडरूम का दरवाज़ा बंद था। उसने धीरे धीरे थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन हाँ, धीमी सांसों की आवाज़ ज़रूर सुनाई दी। मेहताब आलम चंद क्षण ठिठका खड़ा रहा।
उसने ये सोचकर पुनः रोमांचित महसूस किया कि वो एक जवान और खूबसूरत लड़की के बेडरूम में दाखिल हो रहा था, जो सोई पड़ी थी और अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो उस लड़की की हत्या करने आया था, लेकिन हत्या करने से पहले उसे रेप करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। उसके दिमाग पर वासना हावी होने लगी। उसने चोरों की तरह भीतर प्रवेश किया, दरवाज़ा खुला छोड़कर पुनः टॉर्च जला ली और दस्ताने से ढके हाथ द्वारा उसकी रोशनी सीमित कर दी। पलंग पर सोई पड़ी स्त्री के काले बाल सफ़ेद तकिए पर बिखरे दिखाई दिए। वो विपरीत दिशा में करवट के बल सोई हुई थी। नींद में रजाई तनिक नीचे खिसक गई थी और उसके गोरी चिट्टी गर्दन और नग्न गोल कंधों का कुछ भाग दिखाई दे रहा था। मेहताब आलम की धड़कनें बढ़ गई। वो पलंग की ओर बढ़ा। वो जानता था अचानक जागने पर लड़की चीखने की कोशिश ज़रूर करेगी, मगर वो लड़की से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि वो एक ही हाथ में उसे खामोश कर देगा, फिर अपनी वासना पूर्ति के बाद उसे मार डालेगा और फिर चुपचाप वहीं रहकर रोजी के पहुंचने का इंतज़ार करेगा और अंत में उसका भी काम तमाम कर देगा। बस उसका मिशन पूरा हो जाएगा। मेहताब आलम ने जलती हुई टॉर्च बेड साइड टेबल पर रख दी, दस्ताने भी उतार कर वहीं रखे, फिर रेन कैप उतार कर फर्श पर डाल दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांसें तेज होती जा रही थी। उसने धीरे धीरे रजाई उतार कर पलंग की पायते पर डाल दिया। पूर्णतया नग्न, टांगे सिकोड़े और करवट के बल सोई रचना इतनी गहरी नींद में थी कि उसके शरीर में जरा भी हरकत नहीं हुई। इस मुद्रा में उसे देखकर मेहताब आलम के जिस्म में वासना का समुद्र ठाटे मारने लगा था। उसने कांपते हाथों को आगे बढ़ाया कि तभी अचानक रचना जाग गई। वो तुरंत पीठ के बल पलटी और रोशनी के स्रोत टॉर्च की ओर देखा। फिर अपने ऊपर झुके अपरिचित की एक झलक पाते ही वो चीख पड़ी। मेहताब आलम एकदम बौखला गया। प्रहार करने के बजाय उसने रचना का गला दबोचना चाहा, लेकिन बौखलाहट में की गई उसकी इस अचानक हरकत का नतीजा ये निकला कि पैरों के नीचे दबा कारपेट चिकने फर्श पर तनिक फिसल गया। फलस्वरूप उसका संतुलन बिगड़ा और खुद को संभालने के लिए उसे अपने हाथ वापस खींच लेने पड़े। इस बीच रचना उठकर पलंग की दूसरी साइड में कूदी, बगौले की तरह दौड़कर बाथरूम में जा घुसी और जब तक मेहताब आलम संभाल पाता उसने भड़ाक से दरवाज़ा बंद करके सिटकनी चढ़ा दी। अगले ही क्षण मेहताब आलम ने खिड़की खुलने की आवाज़ सुनी और फिर रचना को गला फाड़ कर चिल्लाते सुना, बचाओ बचाओ। आतंकित मेहताब आलम ने फर्श पर पड़ी अपनी बरसाती और रेन कैप उठाई और वो पलट कर भागा। इस हड़बड़ी में उसे अपनी टॉर्च और दस्ताने उठाने का ख्याल तक नहीं आया था। वो फ्लैट से निकलकर यूं भागा मानो सैकड़ों भूत उसके पीछे लगे हुए थे। वो लिफ्ट द्वारा नीचे पहुंचा, फिर इमारत से निकलकर सुनसान सड़क पर अंधाधुंध भागता चला गया। करीब 2 फलांग दूर जाकर वो रुका और एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसकी सांस धौखनी की तरह चल रही थी और दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि मानो किसी भी क्षण उछलकर मुंह की राह बाहर आ गिरेगा। गला बिल्कुल सूख गया था। थोड़ी देर उसी स्थिति में खड़ा रहकर उसने स्वयं को संयत किया। तभी उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो घबराहट में उल्टी दिशा में भाग आया था। अपनी कार तक पहुंचने के लिए अब उसे थोड़ा चक्कर काटना होगा। उसने बरसाती पहनी, रेन कैप सर पर जमाई और तेजी से चल दिया। उसे याद नहीं आ सका कि पहले भी इस कदर वो घबराया था। वो मन ही मन स्वयं पर शुद्ध था कि काम के वक्त औरत की अपनी कमज़ोरी पर काबू क्यों नहीं पा सका। वो जानता था कि उसकी इस लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना हरकत और नाकामयाबी का पता जब बॉस को चलेगा तो उसे वो बेहिचक शूट कर देगा। मेहताब आलम के सर से पांव तक डर की सर्द लहर गुजर गई। उसने तत्क्षण दृढ़ निश्चय कर लिया कि आइंदा सेक्स को अपने काम से वो अलग ही रखेगा। मन ही मन खुद को कोसता हुआ वो दाईं ओर मुड़ा। वो सड़क थोड़ा फेल खाने के बाद उस स्थान पर पहुंचती थी जहां वो अपनी कार छोड़कर आया था। तभी उसकी बगल से एक टैक्सी तेजी से गुजरी और पंकज हाउस की दिशा में दौड़ गई। अपने ही विचारों में खोया मेहताब आलम देख नहीं सका कि उस टैक्सी की पिछली सीट पर रोजी मौजूद थी। होटल सनराइज के स्वीट के बेडरूम में सुधीर और जॉकी आमने सामने बैठे थे। फेशियल सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जॉन सैमुअल बाहरी कमरे में सोफे पर अलग साया सा पड़ा था। मनमोहन बजाज वापस अपने ऑफिस में लौट चुका था। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जॉकी, सुधीर बोला, तुम अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ साबित हुए हो। जॉकी ने जवाब न देकर खामोशी के साथ सिगरेट जला ली।
तुम समझते हो कि तुमने एक सीआईडी इंस्पेक्टर की हत्या की है? जॉकी ने असमंजसतापूर्वक उसकी ओर देखा। तुम्हें बेहद सफाई और चालाकी के साथ उल्लू बनाया गया है। हकीकत ये है कि तुम्हें यकीन दिलाया गया है कि तुमने एक सीआईडी इंस्पेक्टर की हत्या की है, जबकि सीआईडी इंस्पेक्टर को ना तो तुम्हारे पास किसी ने भेजा था और ना ही कोई गायब है, समझे? तुम्हारे लिए जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए गए थे कि तुम चीन जाने से इनकार करने की स्थिति में ना रह सको। जॉकी ने आश्चर्य एवं अविश्वासपूर्वक उसे घूरा। तुम्हें कैसे पता? आज रात तुम्हारे फ्लैट में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी तो मुझे है, सुधीर बोला, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि पहले क्या हुआ था। इसलिए तुम शुरू हो जाओ और सब कुछ साफ साफ बता दो। जॉकी ने चंद क्षण सोचा, फिर बोलना चालू कर दिया। इस बीच में टोक का सुधीर सवाल भी करता रहा। अंत में जाकर जॉकी के कथन की समाप्ति पर सुधीर बोला, तुम बेहद खतरनाक और देश विरोधी मिशन के लिए चुना गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपने देश के विभिन्न प्रदेशों के आम बोलचाल, रहन सहन वगैरह से संबंधित तुम्हारे ज्ञान को हमारे ही देश के खिलाफ किसी भयानक षड्यंत्र के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और तुम्हारी ज़रूरत ख़त्म होते ही तुम्हें वहीं गुमनामी की मौत सुला दिया जाएगा। क्या तुम अपने देश से गद्दारी करना चाहते हो? क्या तुम अपने मुल्क और अपने लोगों से दूर किसी अजनबी मुल्क में गुमनामी की मौत मरना चाहते हो? जॉकी के माथे पर पसीना छलकने लगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इत्तेफाक से मिल गए इस मौके को गंवाना भी सरासर बेवकूफ़ी होगी। क्या मतलब? चीनी असलियत में चाहते क्या हैं ये पता लगाना भी निहायत ज़रूरी है। लेकिन मैं कैसे? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। फिर तुम यहीं रहोगे, तुम्हारी जगह कोई और चीन जाएगा। कौन जाएगा? सॉरी, ये तुम्हें नहीं बताया जा सकता। तुम मुझे अपनी जीवन गाथा सुनाओ, सुधीर बोला। अपनी जानी पहचानी बाहरी ज़िंदगी और जाति ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताओ। मसलन तुम्हारी आदतें, शौक़, पसंद नापसंद, सब कुछ। और जॉकी ने बताना शुरू कर दिया। रोज़ी पंकज हाउस के सामने टैक्सी से उतरी। इमारत में दाखिल होने के बाद लिफ्ट द्वारा 5वें माले पर पहुंची। सुनसान कॉरिडोर में जॉकी के फ्लैट की ओर बढ़ती रोज़ी अचानक ठिठक कर रुक गई। फ्लैट में अंधेरा था, लेकिन प्रवेश द्वार खुला पड़ा था। रोज़ी ने भय मिश्रित व्याकुलता अनुभव की। चंद क्षण वहीं खड़ी सोचती रहने के बाद वो दरवाजे पर पहुंची। जॉकी, जॉकी! कोई जवाब नहीं। अंधकारपूर्ण फ्लैट में खामोशी छाई हुई थी। रोज़ी ने अंधेरे को घूरते हुए सोचा वो खामखा डर रही थी। जॉकी को किसी वजह से आसपास ही कहीं जाना पड़ गया होगा, इसलिए दरवाज़ा खुला छोड़ गया था ताकि मैं अंदर बैठकर उसका इंतज़ार कर सकूं। वो भीतर दाखिल हुई, दरवाज़ा बंद किया और टटोलती हुई लाइट स्विच की ओर बढ़ गई। रचना की सहेली होने की वजह से वो अक्सर फ्लैट में आती रहती थी और वहाँ के भूगोल से भली भांति परिचित थी। लेकिन जॉकी से घनिष्ठता स्थापित करने के बाद फ्लैट में कदम रखने का उसका ये पहला मौका था। रचना के प्रति विश्वासघात के एहसास से वो थोड़ी बेचैनी और शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। ड्राइंग रूम की लाइट ऑन होने के बाद वो बेडरूम की ओर बढ़ी। बेडरूम का दरवाज़ा तो खुला पड़ा था, लेकिन लाइट ऑफ थी। बेड साइड टेबल पर रखी जलती टॉर्च देखकर रोज़ी घबरा गई। वो भीतर दाखिल हुई और लाइट ऑन कर दी। टॉर्च के पास रखे चमड़े के एक जोड़ी दस्तानों ने उसे और भी चकरा दिया। वो टॉर्च उठाकर उसका स्विच ऑफ करने ही वाली थी कि उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। अस्पष्ट सी वो आवाज़ बाथरूम की ओर से आती प्रतीत हुई। वो बाथरूम के सामने पहुंची। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो पता चला अंदर से सिटकनी चढ़ी हुई थी। रोज़ी ने दरवाजे के पल्ले से कान सटाकर आहट ली। उसे यूँ लगा कि मानो अंदर मौजूद कोई व्यक्ति बुरी तरह हाफ रहा था और उसके दांत आपस में बज रहे थे। जाहिर था अंदर मौजूद व्यक्ति बेहद घबराया हुआ था। ये जॉकी नहीं है, उसने सोचा। नहीं, वो नहीं हो सकता। उसी क्षण डोर बेल की आवाज़ गूंजी। रोज़ी अचानक बुरी तरह उछली और फिर हैरान खड़ी रह गई। सहसा उसके दिमाग में विचार आया कि आगंतुक जॉकी होगा। वो दौड़कर प्रवेश द्वार पर पहुंची। कौन? जॉकी? हाँ, जवाब में फंसा सा धीमा स्वर सुनाई दिया। रोज़ी ने दरवाज़ा खोला। सादा लिबास में दो आदमियों को सामने रिवॉल्वर ताने खड़ा पाकर उसके होश उड़ गए। तुम्हारा नाम रचना वर्मा है? उनमें से एक ने पूछा। नहीं, आप लोग गलत जगह पहुँचे। हम गलत जगह नहीं पहुँचा करते मैडम। अगर अलग हटो
और हम अंदर आकर खुद पता कर लेते हैं। रोज़ी एक तरफ हट गई। वो दोनों भीतर आ गए। सुधीर पिछले 1.5 घंटे से होटल सनराइज में डॉक्टर जॉन सैमुअल के स्वीट के बाहर कमरे में जॉकी उर्फ दिनेश ठाकुर के कपड़े पहन कुर्सी पर निश्चल बैठा था। उसके सामने मेज पर विभिन्न औजार, लोशन, पेस्ट वगैरह रखे थे। उनकी सहायता से डॉक्टर जॉन सैमुअल उसके चेहरे को जॉकी के चेहरे के अधिक समानता प्रदान करने में व्यस्त था। उसके हाथ कुशलतापूर्वक चल रहे थे। जॉकी को वक्ती तौर पर वहीं बेडरूम में लॉक किया था। जॉन सैमुअल ने कई बार अंदर जाकर उसके चेहरे का विभिन्न कोणों से अध्ययन किया था और अपने 10 हाथों द्वारा सुधीर के चेहरे पर वैसे ही खिंचाव, उभार लाने की कोशिश कर दी थी। सुधीर इस पूरे दौरे में जॉकी द्वारा अपनी निजी जिंदगी, बातचीत का ढंग, उठने बैठने के तरीकों, आदतें, शौक, पसंद नापसंद वगैरह के बारे में दी गई जानकारी को मन ही मन दोहराता रहा था। अंत में जॉन सैमुअल सुधीर की कुर्सी से परे हट गया। काम खत्म। ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आई। तुम दोनों के चेहरों के आकार, कानों और आँखों में काफ़ी हद तक समानता तो पहले ही थी। बाकी जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था मैंने कर दिया। तुम्हें उसका जुड़वा भाई तो कोई भी नहीं समझेगा, लेकिन उसके फ़ोटो को तुम्हारे समझने में कोई इनकार भी नहीं करेगा। सुधीर ने मुस्कुराने की कोशिश की तो चेहरे पर की गई खींचतान की वजह से पीड़ा महसूस हुई। मैं भी बस यही चाहता हूँ, वो कड़हाता हुआ सा बोला। डॉक्टर ने उसे गौर से देखा। दर्द हो रहा है? हाँ। 8-10 घंटे में सब खत्म हो जाएगा, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। इस बीच मैं तुम्हें 3 पेन किलर मेडिसिन दे दूँगा, 4-4 घंटे के बाद खाते रहना। मेरे चेहरे की मौजूदा हालत कितने दिन तक रहेगी? कम से कम 2 महीने की तो पक्की गारंटी है। और 2 महीने के बाद तुम्हारे चेहरे की मांसपेशियां अपनी पूर्व स्थिति में फिर लौटने लगेगी। और अगर 2 महीने से पहले ही मुझे अपने असली चेहरे की ज़रूरत पड़ जाए? तो डॉक्टर मुस्कुराया। उस सूरत में मेरे पास आ जाना, मैं 3 दिन में तुम्हारा असली चेहरा तुम्हें वापस कर दूंगा। ओके। डॉक्टर ने मेज़ पर रखा जॉकी का ड्राइविंग लाइसेंस और एक छोटा शीशा उठाकर सुधीर को दे दिया। खुद भी देखकर तसल्ली कर लो, वो बोला। सुधीर ने शीशे में अपने चेहरे को निहारा। उसका ये चेहरा उसके लिए अपरिचित था। फिर उसने ड्राइविंग लाइसेंस में लगी जॉकी की फ़ोटो से उसका मिलान किया तो उसे खास फ़र्क नज़र नहीं आया। बस ऐसा लगता था कि मानो वो फ़ोटो 2-3 साल पहले खींची गई थी। सहसा टेलीफोन की घंटी की आवाज़ सुनकर वो दोनों बुरी तरह चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। किसका फ़ोन हो सकता है? पता नहीं, पता किए कर लेते हैं, सुधीर कुर्सी से उठता हुआ बोला। सुधीर ने रिसीवर उठाया। हेलो, गजानन पांडे, दूसरी ओर से कहा गया। गजानन पांडे को वो एहतियातन जॉकी के कमरे में छोड़ आया था ताकि जॉकी को दिए गए प्रोग्राम के मुताबिक अगर वहाँ कोई उससे संपर्क करने की कोशिश करे तो गजानन उसे संभाल ले। क्या बात है पांडे? सुधीर ने आशंकित स्वर में पूछा। जब मुझे तुम्हारे पास भेजा गया था तो मेरे चीफ ने मुझसे कहा था कि हर 2 घंटे बाद मैं उसे रिपोर्ट देता रहूं। गजानन पांडे बोला। मैंने थोड़ी देर पहले उसे फ़ोन किया था, उसने तुम्हारे लिए एक जानकारी दी है। क्या? लेकिन ठहरो, सुधीर ने पूछा, तुम इस वक्त हो कहाँ? वहीं जहाँ तुम मुझे छोड़ कर गए थे। और इस तरह फ़ोन पर बातें करना ठीक रहेगा? हाँ, मेरा दोस्त मनमोहन इस वक्त टेलीफोन ऑपरेटर के पास मौजूद है, इसलिए कम से कम वो तो हमारी बातें सुन नहीं सकेगी। गुड, अब असली बात पर आ जाओ। मेरे 2 असिस्टेंट को पंकज हाउस में 5वें खंड पर स्थित जॉकी नामक एक आदमी के फ्लैट की निगरानी के लिए भेजा गया था। सिर्फ निगरानी? नहीं, दरअसल उन्हें उस फ्लैट में मौजूद रचना वर्मा नाम की उस लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गजानन पांडे आगे बोला। जब वो दोनों उस फ्लैट पर पहुंचे तो रोज़ी नाम की एक और लड़की ने दरवाज़ा खोला। फ्लैट में दाखिल होने के बाद उन्हें रचना वर्मा को बाथरूम में बंद पाया। वो इतनी डरी हुई थी कि रोज़ी द्वारा बार बार आश्वासन देने के बाद ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला। फिर उसने बताया कि वो गहरी नींद से अचानक जागी और एक अपरिचित आदमी उसके ऊपर झुका हुआ था। ऐसा तो नहीं कि लड़की कोई भयानक सपना देखकर डर गई हो? नहीं, अपरिचित के वहाँ मौजूद के सबूत भी मिले हैं। एक टॉर्च और एक जोड़ी चमड़े के दस्ताने, जिन्हें वो घबराहट से वहीं छोड़कर भाग गया था। भाग गया था? हाँ, क्योंकि रचना वर्मा ने अचानक भागकर खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया और खिड़की खोलकर चीखने लगी थी। ओह गुड। अच्छा ऐसा करो, टॉर्च और दस्तानों को फिंगरप्रिंट्स के लिए लेबोरेटरी भेज दो। लेकिन रोज़ी नामक वो दूसरी लड़की उस फ्लैट में क्या कर रही थी?
उसका कहना है कि जॉकी ने उसे फ़ोन करके वहाँ बुलाया था। जॉकी ने उसे फ़ोन किया था? हाँ। किस वक्त? अभी से 2 घंटे पहले। सुधीर चौंका। उस वक्त जॉकी उसके सामने बैठा अपनी राम कहानी सुना रहा था। इसका मतलब फ़ोन करता कोई और था, और वो जो भी कोई था दोनों लड़कियों को एक जगह बुलाकर एक साथ उनकी हत्या कर डालना चाहता था, ताकि बाद में उनकी मृत्यु को ईर्ष्यावश हुए भयानक झगड़े के नतीजे का जामा पहनाया जा सके। और कुछ? सुधीर ने पूछा। हाँ, रचना वर्मा की चीखें सुनकर उसी इमारत में रहने वाले किसी आदमी ने पुलिस को गुमनाम फ़ोन कर दिया था। फलस्वरूप पुलिस वहाँ आ गई थी, लेकिन मेरे असिस्टेंट ने इस मामले में उन्हें दखल नहीं देने दिया। अब वो लड़कियाँ कहाँ हैं? रोज़ी वर्मा वापस चली गई, लेकिन रचना वर्मा उसी फ्लैट में है, और मेरे दोनों आदमी उस फ्लैट को वॉच कर रहे हैं। सुधीर ने कुछ क्षण फिर सोचा और बोला, 5 मिनट बाद दिनेश ठाकुर के कमरे को लॉक किए बगैर तुम उस स्वीट में आ जाना पांडे। यहाँ बेडरूम में दिनेश ठाकुर मौजूद है। तुम उसे इस ढंग से होटल से बाहर ले जाओगे कि किसी की भी निगाह उस पर ना पड़े। तुमने उस आदमी के साथ वीआईपी ट्रीटमेंट करना है, और तब तक करना है जब तक कि मेरी ओर से लाइन क्लियर ना मिल जाए। ओके? क्या मतलब? गजानन पांडे ने पूछा। उसके स्वर में असमंजसता का साफ पुट था। अपने चीफ से बात कर लेना, सुधीर उसे समझाता हुआ बोला। मैं चाहता हूँ कि दिनेश ठाकुर को तुम लोगों ने तब तक पब्लिक में नहीं आने देना है जब तक कि उसे ले जाने के लिए तुम्हारे चीफ से संपर्क ना किया जाए, और इस दौर में उसके साथ वीआईपी जैसा व्यवहार करना। तुम्हारा मतलब उसकी मर्जी के खिलाफ उसे कहीं कैद किए रखना है? तुम जो चाहो नाम दे सकते हो पांडे। बस एक बात का ध्यान रखना, इसी वक्त से लेकर नई हिदायत मिलने तक किसी को दिनेश ठाकुर की गंध भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी अकेले की नहीं, बल्कि तुम्हारे चीफ की भी शामत आ जाएगी। और ये मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, बल्कि सच बता रहा हूँ। लेकिन इस तरह से कितने अरसा रखना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे। ठीक है, गुड। अब तुम ठीक 5 मिनट बाद यहाँ आकर उसे अपने अधिकार में ले लो। और उसने फ़ोन रख दिया। सुधीर ने जॉकी का ड्राइविंग लाइसेंस उठाकर अपनी जेब में रख लिया। दिनेश ठाकुर के रूप में उसके अन्य कागजात उसके पास पहले ही थे। ओके डॉक्टर, वो डॉक्टर जैन साम्यूल से हाथ मिलाता हुआ बोला। 5 मिनट में गजानन पांडे नामक एक सीआईडी इंस्पेक्टर आएगा। उसका आइडेंटिटी कार्ड चेक करने के बाद अंदर मौजूद आदमी को उसके हवाले कर देना। अधेड़ डॉक्टर ने सहमति सूचक सर हिला दिया। सुधीर निश्चिंतापूर्वक बाहर निकल गया। लिफ्ट की बजाय वो सीढ़ियों द्वारा सेकंड फ्लोर पर पहुंचा, और तब तक लैंडिंग पर आड़ में छुपा रहा जब तक कि गजानन पांडे कमरा नंबर 224 से निकलने के बाद विपरीत दिशा में जाकर लिफ्ट में सवार नहीं हो गया। फिर सुधीर कमरा नंबर 224 में पहुंचा, प्रवेश द्वार लॉक किया और बीच वाले दरवाजे से गुजरकर बिस्तर में जा घुसा। वो देर तक पड़ा अपने इस नए मिशन के बारे में सोचने की कोशिश करता रहा, और अंत में इसी सोच विचार से उसे नींद आ गई। टेलीफोन की घंटी की चीख ने सुधीर को जगा दिया। वो हड़बड़ाता सा उठा, खुद को अपने बेडरूम में ना पाकर पल भर के लिए चकराया। फिर उसे याद आया कि वो सुधीर ना होकर जॉकी उर्फ दिनेश ठाकुर था। खिड़की पर लटकते पर्दों को चीर कर आती धूप को देखकर उसने अपनी रिस्ट पर नज़र डाली। 8:15 बजे थे। वो बिस्तर से उठा। हेलो, मिस्टर दिनेश ठाकुर? होल्ड कीजिए, आपके लिए कॉल है, ऑपरेटर का स्वर सुनाई दिया। सुधीर की धड़कनें बढ़ गई। इसका मतलब एक्शन शुरू होने वाला था। उसने मन ही मन वो बातें दोहराईं जो बकौल जॉकी इस फ़ोनकर्ता से कहनी थी। लाइन पर संबंध स्थापित किए जाने की आवाज़ सुनाई दी, और फिर अपरिचित पुरुष स्वर उसके कानों में पड़ा। हेलो, दिनेश ठाकुर? यस, स्पीकिंग। सुधीर जॉकी के स्वर की नकल करने की कोशिश करता हुआ बोला। मेरा नाम त्रिभुवन है, भूल तो नहीं गए मुझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें किटी के बारे में कोई जानकारी है? हाँ, वो शहर से बाहर गई हुई है। ओह, तब तो मुझे तुमसे ही मिलना पड़ेगा। क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो? तुम्हारे ऑफिस? सुधीर हिचकिचाता सा बोला। हाँ। वो कहाँ है? 5th फ्लोर, पंकज हाउस। कब आना होगा मुझे? अभी, मैं इंतज़ार करूँगा। ओके, बस से आना, तुम्हारे होटल से यहाँ सीधी बस आती है। फिर इससे पहले कि सुधीर कुछ कहता, दूसरी ओर से संबंध विच्छेद कर दिया गया। सुधीर ने रिसीवर यथास्थान रख दिया। अचानक उसे याद आया, त्रिभुवन नारायण
नामक फ़ोनकर्ता ने जो पता बताया, क्या वही जॉकी के फ्लैट का भी पता था? उसने थोड़ी परेशानी सी महसूस की। बस द्वारा आने का सुझाव भी खामखा नहीं दिया गया था। इसका सीधा सा मतलब था कि होटल से बाहर निकलते ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया जाएगा। फिर इस बात का निश्चय हो जाने के बाद कि अन्य कोई तो उसका पीछा नहीं कर रहा था, पंकज हाउस से पहले ही किसी मुनासिब जगह पर उससे संपर्क कर लिया जाएगा। सुधीर ने खिड़की के पास जाकर बाहर झाँका। हालांकि सूरज निकल रहा था, लेकिन मौसम अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। उसने जॉकी का रेनकोट पहना और कमरे से बाहर निकला। कमरा लॉक करने के बाद लिफ्ट द्वारा नीचे पहुंचा। लॉबी में रिसेप्शन डेस्क पर चाबी देखकर जो ही वो आगे बढ़ा, वहां मौजूद युवक ने उसकी चाबी पर खुदा नंबर पढ़ा, फिर टोक दिया। मिस्टर ठाकुर। सुधीर फौरन पलट गया। रिसेप्शनिस्ट ने काउंटर के नीचे से एक मोटा सा लिफाफा निकाला। ये आपके लिए है सर। सुधीर ने लिफाफे को घूरा। मेरे लिए? यस। सुधीर ने लिफाफा ले लिया। उस पर पता टाइप किया हुआ था, मिस्टर दिनेश ठाकुर, रूम नंबर 224, होटल सनराइज, राजनगर। लेकिन ना तो उस पर कहीं डाक टिकट चिपकी थी और ना ही किसी डाक खाने की मुहर लगी थी। जाहिर था कि उसे कोई खुद ही आकर डिलीवर कर गया था। फिर भी सुधीर ने तसल्ली कर लेना बेहतर समझा। इसे कोई खुद आकर दे गया था? यस। कौन? जी, एक लड़का। लड़का? हाँ, यही कोई 14-15 साल का रहा होगा। कब दे गया था? करीब 15 मिनट पहले। शुक्रिया। मेरी चाबी और पर्स दो। सुधीर चाबी लेकर वापस अपने कमरे में पहुंचा। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने लिफाफा खोलते समय सोचा, फ़ोनकर्ता ने जिसने अपना नाम तिरुभुवन बताया था, वही तरीका इस्तेमाल किया था जिसे इन कामों में घिसे मंजे लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। किसी अनजान लड़के द्वारा 10-20 रुपये के लालच में लिफाफा डिलीवर करा दिया गया था और कुछ देर पहले फ़ोन करने के पीछे उसका वास्तविक आशय उसे सिर्फ रिसेप्शन डेस्क तक पहुंचाना था, ताकि वो इस लिफाफे को कलेक्ट कर सके। लिफाफा खोलने पर जो पहली चीज़ सुधीर के हाथ लगी वो था पासपोर्ट, विमल कुमार कोहली के नाम से। उस पर पता डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली का था और उम्र 34 साल, पेशा कंपनी डायरेक्टर। इसी नाम और पते का ड्राइविंग लाइसेंस भी लिफाफे में था। दोनों पर ही जॉकी की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चिपकी हुई थी। लिफाफे में 100 रुपये के नोटों की शक्ल में 5,000 रुपये, एक राजनगर से बम्बई तक की एयर टिकट और बम्बई में होटल नटराज में ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से रिजर्व कराए गए एक कमरे की रसीद थी। सुधीर ने देखा, प्लेन में सीट और बम्बई में कमरे की रिजर्वेशन आज की ही तारीख की थी और प्लेन 11:30 बजे जाने वाला था। इन तमाम चीज़ों के अलावा लिफाफे में टाइप किया हुआ कागज़ भी था, जिसमें लिखा था, अपना तमाम व्यक्तिगत सामान समेत कर सूटकेस में पैक करो और होटल छोड़ दो। उस सूटकेस को रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम में जमा करा के रसीद फाड़ कर फेंक देना। इस रकम से अपने लिए नए कपड़े, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें वगैरह खरीद कर नए सूटकेस में पैक कर लेना। फिर प्लेन द्वारा बम्बई पहुंचकर अपने कमरे में ठहर जाना। जितना जल्दी हो सकेगा एक दोस्त तुम्हें होटल नटराज में कांटेक्ट करेगा। इस कागज़ को जलाकर राख करके टॉयलेट में फेंक देना। आखिरी हिदायत पर अमल करने के बाद सुधीर ने वो सारी चीज़ें लिफाफे में डाली और लिफाफा रेनकोट की जेब में ठूस लिया। पलंग के नीचे रखा जॉकी का सूटकेस निकाल कर बाहर किया। कमरे को लॉक करके वो नीचे रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचा। अपना बिल चुकाकर होटल से निकला और टैक्सी पकड़कर रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो गया। उसी शाम जैनेंद्र कुमार कश्यप उर्फ जॉकी अनमना सा एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने सिगरेट चलाई और शुद्ध भाव से कमरे में निगाह दौड़ाई। वो कमरा पार्क रोड पर स्थित एक पुरानी 3 मंजिला इमारत में तीसरी मंजिल पर बने एक फ्लैट का बाहरी कमरा था। गजानन पांडे बेडरूम से निकला। उसके चेहरे पर थकान और ना सोने के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे थे। अब किसका इंतज़ार कर रहे हो? जॉकी ने पूछा। उस आदमी का जो तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, गजानन पांडे बोला। कब आएगा वो? पता नहीं। वो कहाँ ले जाएगा मुझे? पता नहीं। जॉकी ने उसे घूरा। तुम्हें कुछ पता भी है? सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज रात में किसी वक्त तुम्हें किसी अनजान जगह ले जाया जाएगा और वहाँ तुम्हें नज़रबंद रखा जाएगा। लेकिन नज़रबंदी के दौरान तुम्हारे लिए सहूलियतें हर किस्म की मुहैया की जाएंगी। इसकी फ़िक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। और मुझे ऐसे कब तक बंद रखा जाएगा? पता नहीं, 1 महीना या फिर 1 साल भी। क्या? और अगर मैं इनकार कर दूँ तो? गजानन पांडे ने बड़े इत्मीनान से सिगरेट सुलगाई। तुम इनकार नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे इनकार करने या सहयोग ना करने की सूरत में तुम्हें शूट कर दिया जाएगा।
गजानन पांडे सीधा उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, और तुम्हारी लाश समुद्र में भी फेंक दी जाएगी। इस तरह सारा झंझट आसानी से ख़त्म हो जाएगा। बोलो, इनकार करना है? जॉकी ने एकाएक कोई जवाब नहीं दिया। मैंने असलियत तुम्हें समझा दी है, गजानन पांडे आगे बोला। तुम खुशी से सहयोग करोगे तो नज़रबंदी के अलावा तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी ओर अगर ऐसा नहीं करोगे तो गुमनामी की मौत सुला दिए जाओगे। जॉकी ने गहरी सांस ली। वो खड़ा हो गया और कमरे में चहलकदमी करने लगा। मैं सिर्फ एक शर्त पर सहयोग कर सकता हूँ, अंत में वो बोला। लेकिन तुम्हारी कोई शर्त मानी नहीं जाएगी। क्यों? इसलिए कि तुम शर्त मनवाने की स्थिति में नहीं हो। अगर तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो तो ये मत भूलना, भागने के बाद ज़्यादा दिन बचे नहीं रहोगे। पकड़े जाने पर तुम्हारा वही अंजाम होगा जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। जॉकी बेवकूफ़ नहीं था। वो अच्छी तरह समझ रहा था कि जो कुछ कहा गया है उसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं थी। वो मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और मैं जल्दी शादी करने वाला हूँ। अगर रोज़ी मेरे साथ हो तो मैं जहन्नुम में भी रह सकता हूँ, लेकिन उसके बगैर नहीं। सॉरी, ये मुमकिन नहीं है, गजानन पांडे ने जवाब दिया। तो फिर उसके बगैर कहीं जाना मेरे लिए नामुमकिन है। हाँ, समझने की कोशिश करो दोस्त। तुम्हारी ओर से उस लड़की को मैसेज भिजवा दिया जाएगा कि कुछ दिन के लिए अचानक तुम्हें शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। अगर वो तुमसे वाकई प्यार करती होगी तो इंतज़ार करेगी। जॉकी के चेहरे पर क्रोध मिश्रित असहमति के भाव प्रकट हुए। लेकिन गजानन पांडे सोचने पर मजबूर हो गया कि ये आदमी मुश्किलें पैदा कर सकता था। लेकिन तभी दरवाजे पर खास किस्म की दस्तक हुई। एक बार जोर से, 2 बार धीरे धीरे और 3 बार फिर जोर जोर से। गजानन पांडे ने बाहरी राहत महसूस की। ये उसके चीफ द्वारा बताया गया पूर्व निर्धारित संकेत था। इसका मतलब आगंतुक वही आदमी था जिसने उसके कैदी को साथ ले जाना था। वो प्रवेश द्वार पर पहुंचा। मैजिकाई से आंख सटाकर बाहर देखा। बरसाती और रेन कैप पहने औसत कद का एक अपरिचित व्यक्ति बाहर मौजूद था। कौन? विजय सिंह, पार्सल लेने आया हूँ। गजानन पांडे आश्वस्त हो गया। ये भी पूर्व निर्धारित सांकेतिक वाक्य था। उसने दरवाज़ा खोला। आगंतुक के अंदर आने के बाद पुनः दरवाज़ा बंद करके लॉक कर लिया। तुम्हारा पार्सल तैयार है, अभी ले जाओगे? नहीं, सुबह 4 बजे। इसने कोई गड़बड़ी तो नहीं की? नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो करेगा भी नहीं, गजानन पांडे ने बोला। इस आदमी पर एक छोकरी का भूत सवार है, इसलिए होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, मैं समझ गया। आगंतुक यानी विजय सिंह बोला। फिक्र मत करो, मैं इसके ड्रिंक में एक कैप्सूल मिला दूंगा, बस फिर ये सुबह तक घोड़े बेचकर सोता रहेगा। तुम जो ठीक समझो करो, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हुई, मैं चलता हूँ, जाकर आराम से सोऊंगा, गजानन पांडे ने जवाब दिया। उसने की होल में चाबी फंसाकर घुमाई, चाबी उसी में छोड़कर दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। विजय सिंह ने दरवाज़ा पुनः बंद करके लॉक कर लिया और चाबी अपने कोट की भीतरी जेब में डाल ली। काश वो दोनों जानते कि दूसरे कमरे में दरवाजे के पास दोबारा से सटे जॉकी ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। दिन भर मॉडलिंग करने के बाद रोज़ी अपने फ्लैट पर वापस पहुंची। वो थकान से चूर हो रही थी। बेमन से काम करने की वजह से काम ख़त्म करने में दुगना वक्त लगा था और ऊपर से फोटोग्राफर की झिड़कियाँ अलग खानी पड़ी थी। पिछली रात की घटनाएं सारा दिन उसे परेशान करती रही थी। वो ना चाहते हुए भी उन्हीं के बारे में सोचती रही थी। पहले रचना ने उसे फ़ोन किया था और अपने आने की सूचना दी थी। फिर जॉकी ने उसे फ़ोन पर बताया कि वो एक आदमी की हत्या कर चुका था। फिर दोबारा फ़ोन करके उसे अपने फ्लैट पर बुलाया था। जॉकी के फ्लैट पर पहुंचने के बाद जो कुछ उसने देखा तो उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। डर से मरी जा रही रचना बाथरूम में बंद थी। पहले सीआईडी के 2 अफसर और फिर पुलिस का वहां आगमन और फिर सीआईडी वालों द्वारा पुलिस को वापस भेजना और ख़ुद उसे इस ताकीद के साथ छोड़ देना कि वो इस बात को भुला दे, किसी के सामने जिक्र तक ना करे। लेकिन क्यों? आखिर उसे ये ताकीद क्यों की गई? इससे भी ज़्यादा अजीब बात उसे ये लग रही थी कि वहाँ किसी ने जॉकी का जिक्र क्यों नहीं किया। जॉकी के फ्लैट में अपनी बेवक्त मौजूदगी की सफाई देने के लिए खुद उसे ही जॉकी द्वारा की गई दूसरी फ़ोन कॉल के बारे में बताना पड़ा था। वो समझ चुकी थी कि रचना ज़रूर कुछ जानती थी, लेकिन रचना ने बड़ी ही सफाई से, रुखाई के साथ उस पर जाहिर कर दिया कि वो अपनी गैर मौजूदगी के दौरान उसके और जॉकी के बीच पकी खिचड़ी के बारे में सब कुछ जानती थी।
इसलिए रोज़ी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उसे फ़ोन करके कल रात की घटना के बारे में पूछ सके। रोज़ी सोचती रही कि अगर जॉकी ने सचमुच किसी की हत्या कर दी थी तो जॉकी और उसका ताल्लुकात निश्चित रूप से ख़त्म हो जाना था, क्योंकि उस सूरत में या तो वो कानून से बचा रहने की कोशिश में भगौड़ों जैसी ज़िंदगी गुजारेगा और उसकी ज़िंदगी में रोज़ी किसी भी कीमत पर हिस्सेदार नहीं बनेगी, या अगर वो गिरफ्तार कर लिया गया होगा या तो उसे फांसी हो जाएगी या फिर उसकी बाकी की ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। रोज़ी ने सर झटककर स्वयं को विचार प्रवाह से निकाला। उसने सोचा गर्म पानी से नहाना ठीक रहेगा। गर्म पानी के टब में लेटने से उसे बहुत ही सुकून मिलता था। वो बाथरूम में जा घुसी, टब में गर्म और ठंडे पानी के नल खोल दिए और फिर बेडरूम में आकर कपड़े उतार दिए। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर विभिन्न कोणों से अपने आप को निहारती रही और कि अचानक रोज़ी के दिल में कसक सी उभरी। अपने जिस्म के आकर्षण और अपनी लाजवाब बेडरूम पर परफॉर्मेंस से वो बखूबी वाकिफ़ थी। पेशेवर कॉल गर्ल होने की वजह से वो सैकड़ों आदमियों का बिस्तर गरमा चुकी थी, लेकिन अपने जिस्म का असली कदरदान और अपनी बिस्तरी खूबियों का डटकर मुकाबला करने वाला और उस पर फतह हासिल करने वाला मर्द उसे केवल जॉकी ही मिला था। उसी ने उसे पूरा मज़ा प्रदान किया था। रोज़ी ड्रेसिंग टेबल के सामने से हट गई, फिर से बाथरूम में पहुंची। टब में हाथ डालकर उसने भरे हुए पानी के तापमान का अंदाज़ा लगाया और टब में लेट गई। गर्म पानी का स्पर्श उसे सुखकर प्रतीत हुआ। वो जॉकी के साथ गुजरे एक एक पल के बारे में सोच सोचकर रोमांचित होने लगी। धीरे धीरे उसके अंदर वासना संचरित होने लगी। उसका बस एक ही दिल चाहता था कि किसी प्रकार जॉकी उसके पास आ जाए और वो उसे बाहों में भींच कर अपने पास ले आए। उसी शाम बम्बई के होटल नटराज के एक कमरे में सुधीर बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहा था उस व्यक्ति की जिसने उसके साथ संपर्क स्थापित करना था। होटल के रजिस्टर में उसने अपना नाम विमल कुमार कोहली रखा था और पता दिल्ली का। उसने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। 8:15 बज रहे थे। उसे इंतज़ार बुरी तरह खल रहा था। वो चाहता था कि संपर्क करने वाला आदमी जल्दी से आ पहुँचे, लेकिन ये उसके अपने वश की तो बात नहीं थी। इसलिए वो इंतज़ार की बोरियत झेलने के लिए मजबूर था। वो उठा, बाथरूम से पानी लेकर उसने एक दर्दनाशक गोली निगली। उसके चेहरे पर अभी भी दर्द हो रहा था। पानी पीने के बाद उसने गिलास नीचे रखा ही था कि दरवाजे पर हौले से दस्तक की आवाज़ आई। कौन? पेज बॉय सर। बाहर से कहा गया। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर मौजूद पेज बॉय ने उसे एक लिफाफा थमा दिया। थोड़ी देर पहले एक आदमी से रिसेप्शन पर दे गया था सर। उसने कहा था कि 10 मिनट बाद मैं ये आपको पहुंचा दूं। सुधीर ने 5 रुपये का नोट बतौर टिप देकर उसे विदा किया। दरवाज़ा बंद करके उसने लिफाफे को गौर से देखा। लिफाफा मामूली था और उस पर टाइप किया हुआ था, विमल कुमार कोहली, रूम नंबर 240, होटल नटराज, बम्बई। फिर वही पुराना तरीका। उसे मन ही मन कहा और लिफाफा खोला। अंदर से टाइप्ड पेपर निकला। मेट्रो सिनेमा के पीछे वाली सड़क पर क्रीम कलर की फिएट कार खड़ी मिलेगी। कार का नंबर ये है। उसकी चाबियाँ और कागजात अगली सीट के नीचे हैं। ठीक 9:15 बजे अपना सामान होटल में ही छोड़कर बगैर किसी को बताए वहाँ पहुँचो और कार लेकर औसत रफ्तार से पूना की ओर रवाना हो जाओ। रास्ते में नीली एम्बेसडर कार हॉर्न देकर शिलांग टू शॉर्ट फॉर शिलांग संकेत देती हुई तुम्हें पास करेगी। बस तुम्हें उसके पीछे चलना है और इस कागज़ और लिफाफे को जला देना। सुधीर ने दोनों चीज़ें जलाकर उनकी राख फ्लश कर दी। अभी वक्त था। वो नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंचा। बड़े इत्मीनान से उसने डिनर लिया। कमरे की चाबी रिसेप्शन काउंटर पर सौंप कर होटल से बाहर आ गया। उसने टैक्सी पकड़ी और मेट्रो सिनेमा की ओर रवाना हो गया। भारतीय सीक्रेट सर्विस का चीफ जनरल एक्स बड़ी दिलचस्पी से CID द्वारा भेजी गई एक रिपोर्ट पढ़ रहा था।